हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 73। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी वीडियो नंबर 72, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम ऐसे शेयर्स को फोरफिट और री इशू करें जिन्हें हम लोगों ने अलॉट किया था प्रो रेटा बेसिस पे और इशू किया था प्रीमियम पे, उस वक्त अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या चेंजेस आते हैं। मैंने वहाँ आपको 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताए थे। आई होप आपने पुरानी वीडियो देख ली होगी और अभी तक आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 15 जो हमारी शेयर कैपिटल की वीडियो के पार्ट्स आए हैं कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जो टॉपिक एग्जाम में बहुत सी बार पूछ लिया जाता है, और वो टॉपिक है सर प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। देखिए, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी पहले बताया हुआ है, मतलब स्टार्टिंग में इस टॉपिक को लिया गया है। मैं अपनी वीडियोस में ये टॉपिक एकदम एंड में कवर कर रहा हूँ। उसका एक ही रीज़न है कि आपको अगर पूरा चैप्टर समझ में आ गया तो प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 73। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो अभी तक आप लोगों ने क्या किया है। अभी तक हम लोगों ने जब बैलेंस शीट बनाई, आप लोगों ने बुक नंबर 1 पार्टनरशिप अकाउंट्स, जब हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाए थे या एनपीओ की बात करें, उस वक्त आप लोगों ने बैलेंस शीट कैसी बनाई थी। सर हमारी बचपन वाली बैलेंस शीट बनाई थी हम लोगों ने। इधर आई थी लाइबिलिटीज, इधर आई थी एसेट्स। ये हम लोगों ने बचपन में बैलेंस शीट बनाई थी। कंपनीज की अगर बात करें तो कंपनीज में सर ये वाला फॉर्मेट काम नहीं करता है। कंपनीज में ये जो फॉर्मेट है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट काम नहीं करता है। हम लोग कंपनीज के अंदर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, हमारा जो शेड्यूल 3 है उसके हिसाब से एक बैलेंस शीट बनाते हैं। वो बैलेंस शीट क्या होती है, हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनीज के जो अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें जो बैलेंस शीट बनती है उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग होगा। चीज़ें लाइबिलिटी और एसेट सी आएगी, बट उनको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा। उन्हें हम लोग वर्टिकली बनाएंगे। हमारी जो बैलेंस शीट होगी वो वर्टिकल फॉर्म में बनेगी, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले लाइबिलिटीज़ लिखेंगे। पहले सारी लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एसेट्स लिखेंगे और एसेट्स की बात करी जाएगी। हम लोग जहाँ पर 11th और 12th के अंदर पार्टनरशिप तक हम लोगों ने ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, हमारा पुराना फॉर्मेट। ये फॉर्मेट अब कंपनीज में काम नहीं करता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट को एक दूसरे वे में प्रेजेंट करना ज़रूरी है। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी आप लोगों को। तो हम लोग देखते हैं कि सर ये जो शेड्यूल 3 का जो कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, ये फॉर्मेट कैसा है। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल करवा रहा हूँ, जहाँ पर आप जाके जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे लिए यहाँ पर काम का है सर सिर्फ अभी शेयर कैपिटल की बात आ रही है, तो शेयर कैपिटल काम की है। तो हम लोग देखते हैं कि सर शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाता है और किस जगह शो किया जाएगा। एक बेसिक सी चीज़ समझना, अगर मैं पुराने फॉर्मेट की बात करूं तो सर शेयर कैपिटल एक्चुअल में क्या है, कैपिटल है। कैपिटल कहाँ आती थी, लाइबिलिटीज में आती थी। इसका मतलब जब हम लोग नए फॉर्मेट पे जाएंगे तो कैपिटल कौन से वाले पार्ट में दिखेगी, लाइबिलिटीज वाले पार्ट में दिखेगी। जब हम बात करते हैं कि सर लाइबिलिटीज की, तो हम लोग कंपनीज में लाइबिलिटीज को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में। कंपनीज में जितनी भी लाइबिलिटी होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी लाइबिलिटीज, सबसे पहले आता है लाइबिलिटी के अंदर एक हेडिंग आती है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। नेक्स्ट एक आती है एक लाइबिलिटी बनती है शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का पैसा आया है पर अभी तक आपने शेयर्स को अलॉट नहीं किया। नेक्स्ट एक हेडिंग आती है नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट जो हम लॉन्ग टर्म बोलते थे, और एक हेडिंग आती है करंट लाइबिलिटीज। ये 4 हेडिंग आती है बैलेंस शीट के अंदर। और अगर मैं बात करूं मेरा जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, न्यू फॉर्मेट जो है, उस न्यू फॉर्मेट के अंदर ये लाइबिलिटीज के अंदर आएगा। और कहां पर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इसका नाम रहेगा। सबसे पहले इसका नाम क्या रहेगा, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी। आया समझ में। अब सर ये हो गया शेयर होल्डर्स फंड, ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये आउटसाइड लाइबिलिटीज की बात करें, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। हम लोग बात कर रहे हैं शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल का पैसा, कैपिटल का अमाउंट हमारा, वो कैपिटल का अमाउंट शेयर होल्डर्स फंड में आता है। कहाँ आता है, शेयर होल्डर्स फंड में। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर
फर्दर 3 क्लासिफिकेशन और होते हैं शेयर होल्डर्स फंड में। 3 तरह के क्लासिफिकेशन और होते हैं, इसके अंदर सब हेडिंग्स और भी होती हैं। वो सब हेडिंग्स क्या होती हैं एक बार हम देखते हैं। यहाँ तक अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है या आपको कुछ लग रहा है कि एक बार पढ़ना है तो फटाफट पढ़ लीजिए। मैं आपको आगे हम लोग शेयर होल्डर्स फंड में यहाँ पर शेयर कैपिटल आएगा उसकी बात करेंगे। फर्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं कि सर ये जो शेयर कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में आएगी कहाँ पर। मैंने आपको बोला कि सर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज जो पार्ट होता है, जैसे हमारी पुरानी बैलेंस शीट में 2 पार्ट होते थे, एक तरफ लाइबिलिटी एक तरफ एसेट्स। वैसे ही हमारी जो कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट है, कंपनीज की बैलेंस शीट है, कंपनीज एक्ट 2013 ने जो बैलेंस शीट बताई है उसमें भी 2 पार्ट्स है। सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी मतलब हो गया कैपिटल, इक्विटी मतलब क्या हो गया कैपिटल, और लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले पार्ट में हम लोग कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। सेकंड पार्ट वहां पर एसेट्स रहता है। तो जो सबसे पहला पार्ट है हमारा जो लाइबिलिटीज वाला सेक्शन है, इस लाइबिलिटीज वाले सेक्शन में सबसे पहले जो चीज आती है वो है शेयर होल्डर्स फंड। मैंने आपको बोला इसमें 4 चीजें आएगी। एक कौन कौन सी? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। 4 चीजें आती है, 4 मेन हेडिंग्स होती है। उसमें सबसे पहली फर्स्ट हेडिंग फिक्स है सर। सबसे पहले क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड फिक्स। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड आएगा और शेयर होल्डर्स फंड में फर्दर 3 सब हेडिंग्स होती है। हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं सर, तो हम यहाँ पे सिंगल आइटम नहीं लिखते हैं, हम सारी आइटम्स को कैटेगराइज करके हेडिंग्स में डाल देते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड में 3 तरह की चीजें आती है। कौन कौन सी चीज आती है? शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले आएगा आपका शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले क्या आता है? शेयर कैपिटल। सेकंड आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेकंड चीज क्या आती है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। और थर्ड चीज आती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये 3 चीजें आती हैं। अगर बात करी जाए सर मेरा जो शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स मतलब मेरे ओनर्स, ओनर्स का फंड, ओनर्स का जो पैसा है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। इसमें 3 तरह की चीजें आ जाती है। सबसे पहले कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये आपके लिए अभी काम का नहीं है तो मैं इसको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर मतलब ओनर, ओनर्स फंड मतलब कैपिटल। इसमें 3 चीजें आएगी। सबसे पहला शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस ओनर का ही होता है पैसा, ओनर को मिलना चाहिए, ओनर के बीच में बढ़ता है। तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कैपिटल का ही पार्ट होता है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस। और एक और चीज आती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। हमें बोला है कि सर हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि सर शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करेंगे, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे प्रेजेंट करी जाएगी वो देखना है। सर शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आएगा और कौन से पार्ट में? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर। मैंने ये जो फॉर्मेट बनाया यहाँ पे एक चीज लिखी, नोट नंबर। ये नोट नंबर क्या है सर? अमाउंट तो समझ में आता है कि कैपिटल का अमाउंट लिखना है। ये नोट नंबर एक्चुअल में क्या है? नोट नंबर मतलब ये शेयर कैपिटल की डिटेल्स। अगर मैं बात करूं, मैं फर्स्ट नोट बनाऊंगा जिसमें मैं शेयर कैपिटल के बारे में डिटेल्स लिखूंगा कि मेरी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, कंपनी ने इश्यू कितना किया, कंपनी के पास पैसा कितना आया। ये सभी चीजें कहाँ लिखी जाएगी? मेरे नोट में लिखी जाएगी। यहाँ पर तो फाइनल अमाउंट लिखा जाएगा, सारी डिटेल्स जो भी होगी वो सारी डिटेल्स यहाँ लिखी जाएगी। वैसे ही अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करूं, मेरे पास मान लीजिए 4 तरह के रिजर्व्स है। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो यहाँ पर हर एक रिजर्व का अलग से नाम नहीं आएगा, वो सभी रिजर्व कौन से नोट में दिखेंगे? सेकंड नंबर के नोट में मैं वहाँ पे डिटेल दिखाऊंगा कि कौन से रिजर्व का कितना पैसा है और यहाँ पे तो टोटल अमाउंट आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल कितना है। नोट नंबर मतलब समझ में आया? नोट नंबर मतलब डिटेल्स होगी इन पर्टिकुलर सब हेडिंग के बारे में, शेयर कैपिटल की डिटेल्स कि शेयर कैपिटल में अमाउंट कैसे आ रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो अमाउंट है उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कौन कौन से रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जो भी चीजें हैं उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर आई, यहाँ पर नोट के अंदर आएगी। आया समझ में? यहाँ पर टोटल अमाउंट आएगा। अब सर हमारे लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है नोट बनाना, कि हम लोग नोट बना के ये शो करें कि हमारे पास में कैपिटल का अमाउंट कितना आया। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पर, ये तो बैलेंस शीट हो गया,
हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, बैलेंस शीट का एक पार्ट बना रहे हैं, इसलिए यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे एन एक्सट्रैक्ट। क्या लिखेंगे? एन एक्सट्रैक्ट। एक बैलेंस शीट का पार्ट है, एक्सट्रैक्ट मतलब एक पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे कि सर मुझे कैपिटल के बारे में नोट बनाना है, तो मैं लिखूंगा नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। अब ये जो नोट्स टू अकाउंट्स है, इसमें सबसे पहले नोट बनाया जाएगा, नोट नंबर 1। नोट 1 किसके बारे में होगा? ये नोट 1 होगा शेयर कैपिटल के बारे में। अब ये जो नोट है शेयर कैपिटल के बारे में, इसमें क्या क्या चीजें आएगी और कैसे आएगी। एक बेसिक सा आपको नोट बनाना है, जहां पर 2 कॉलम होंगे, पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये नोट पूरी बैलेंस शीट खत्म होने के बाद में बनते हैं। पूरी बैलेंस शीट बनती है, उसके बाद में नोट बनते हैं। हमें एग्जाम में बोला गया है कि शेयर कैपिटल बतानी है बैलेंस शीट के अंदर और नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, तो पहले बैलेंस शीट का जो भी आपको पार्ट शो करना है, जैसे आपको शेयर कैपिटल शो करनी है तो आप इतना सा लिख दीजिए, उसको लाइन करके क्लोज करके फिर आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें आएंगी। शेयर कैपिटल में सबसे पहले जो कैपिटल आती है उसका नाम होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल? ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड कैपिटल के 2 नाम और होते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल, हम लोगों ने देख रखा है। ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो एक कंपनी इश्यू कर सकती है। ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो कोई भी कंपनी इश्यू कर सकती है। इश्यू करी नहीं है, ये कंपनी की लिमिट है कैपिटल को इश्यू करने की। यहां पे शो करना इसलिए जरूरी है ताकि जो भी पर्सन इसका यूजर हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर हो, उसे पता चल सके कि कंपनी कितना पैसा मंगवा सकती है टोटल कैपिटल के नाम पे। आई बात समझ में? कितने शेयर्स कंपनी इश्यू कर सकती है वो उसे पता चल सके। तो यहां पर ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा जाएगा और डिटेल्स लिखी जाएगी। डैश इक्विटी शेयर्स, डैश मतलब यहां पर नंबर्स आएंगे। 1 लाख इक्विटी शेयर है, 2 लाख है, 3 लाख है, 10,000 है, 5,000 है, जितने भी शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स मतलब 1 लाख है तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। यहां आएगी फेस वैल्यू, यहां क्या आएगी? फेस वैल्यू। यहां पे क्या आएंगे? नंबर्स, कितने शेयर्स है आपके पास। डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, 10 रुपीज का शेयर है तो 10 लिखेंगे और यहां नेट अमाउंट आ जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर मान लीजिए किसी कंपनी के पास में ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 लाख शेयर्स की और फेस वैल्यू है 10, तो यहां पर आ जाएगा 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, और इसे डबल अंडरलाइन करके क्लोज कर देंगे। इसका मतलब ये खत्म हो चुका है, इसके आगे इसका कुछ काम नहीं है। ये 10 लाख बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये तो हम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम लोग ऑथराइज्ड है 1 लाख शेयर इश्यू करने के लिए, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी रखेंगे? 10 रुपए। आई बात समझ में? ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है, ये बैलेंस शीट में नहीं जाता है 10 लाख रुपए, ये सिर्फ यहीं पे शो होगा और आगे कहीं काम नहीं आएगा। नेक्स्ट, सेकंड जो कैपिटल होती है वो होती है इश्यूड कैपिटल। कौन सी कैपिटल? इश्यूड कैपिटल। ये जो इश्यूड कैपिटल होती है, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन में लिखा होता था एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच या 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम। सर मुझे यहाँ पे करना क्या है? मुझे ये देखना है कि कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए। तो डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। अभी एक चीज समझना, कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर्स इश्यू कर सकती है? 1 लाख। कंपनी अगर 1 लाख में से लेट अस सपोज 40,000 शेयर्स इश्यू करती है, कितने के? 40,000 शेयर्स इश्यू करती है और एक शेयर की फेस वैल्यू 10। कंपनी ने बोला हम 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपए में इश्यू करेंगे, 2 रुपए प्रीमियम पे इश्यू करेंगे। मुझे यहां पर प्रीमियम से मतलब नहीं है, मैं यहां पे सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा हूं? कैपिटल के बारे में, फेस वैल्यू के बारे में। प्रीमियम जो भी होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगी, रिजर्व्स एंड सरप्लस वाले नोट में। यहां पर मुझे प्रीमियम से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि मेरी फेस वैल्यू कितनी है शेयर्स की जिनको मैं इश्यू कर रहा हूं। ये शेयर कैपिटल वाला जो नोट होगा इसमें हमेशा फेस वैल्यू से ही काम चलाना है, यहां पर कोई प्रीमियम नहीं आएगी, यहां पर सिर्फ फेस वैल्यू की बात करी जाएगी। आया समझ में? 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच कंपनी ने इश्यू किया। इश्यू करने का मतलब है कंपनी ने ऑफर किया कि सर हम 40,000 शेयर दे रहे हैं, आप आइए और शेयर मांगिए।
कंपनी ने दिए नहीं है, कंपनी ने बोला है कि हम दे रहे हैं, आप आके लीजिए तो सही, तो कंपनी ने अभी तक दिया नहीं है, तो ये भी कोई कंपनी के लिए ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसका भी टोटल अमाउंट लिख के डबल अंडरलाइन करके क्लोज कर दिया जाएगा। कंपनी ने इश्यू कर दिया, मान लो किसी शेयर होल्डर को चाहिए ही नहीं, तो क्या ये कंपनी की कैपिटल हो जाएगी क्या? नहीं, कंपनी ने अभी तक सिर्फ कहा है कि हम दे रहे हैं, आप आइए और शेयर्स मांगिए, हम दे रहे हैं सर, देने को तैयार बैठे हैं, आप आइए और शेयर्स मांगिए। कंपनी ने दिए नहीं है, कंपनी ने केवल एडवर्टीजमेंट किया है कि हम देने वाले हैं सर, आप आओ मांगो हमसे शेयर्स। आई बात समझ में? तो क्या बोला जाता है, कंपनी कितने शेयर्स इश्यू कर रही है, जितने भी शेयर इश्यू कर रही है और उनकी फेस वैल्यू क्या है वो अमाउंट लिख के इसको क्लोज कर देंगे, इसका भी कहीं पे कोई काम नहीं है। ये मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी इश्यू कर सकती है और ये कैपिटल जो कंपनी ने इश्यू करी है। एक बेसिक सा नॉलेज दे देता हूं आप लोगों को, 1 लाख में से 40,000 शेयर इश्यू किए, जो 60,000 शेयर्स होंगे उनको बोला जाएगा अनइश्यूड शेयर्स। क्या बोला जाएगा? अनइश्यूड शेयर्स। एग्जाम में कभी वन वर्ड में आ जाए या 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, तो ध्यान रखिएगा कि ऑथराइज्ड में से जो इशू अभी तक नहीं किया गया है या ऐसे शेयर्स जिनको कंपनी ने अभी तक इशू नहीं किया, उनको क्या कहा जाता है? अनइश्यूड शेयर्स या अनइश्यूड कैपिटल। आई बात समझ में? नेक्स्ट, इसके बाद में बात आती है कि सर ये तो हो गया ऑथराइज्ड, ये हो गया इश्यूड। अब बात आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। किसकी बात आती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल की, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज देखिएगा, कंपनी ने 40,000 शेयर्स इश्यू किए, शेयर मार्केट में एप्लीकेशंस जो कंपनी के पास आएगी वो 40,000 भी हो सकती है, 40,000 से ज़्यादा भी हो सकती है और 40,000 से कम भी हो सकती है। मुझे केवल एक बेसिक सी चीज़ समझाना, कंपनी शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम कितने शेयर्स दे सकती है? मान लीजिए किसी कंपनी ने इश्यू किए 40,000, शेयर होल्डर्स ने मांगे 55,000 शेयर्स, क्या कंपनी 55,000 दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। कंपनी मैक्सिमम कितना दे सकती है? 40,000। सर शेयर होल्डर्स ने मांगे 39,000 शेयर्स, कितने शेयर्स मांगे? 39,000। कंपनी ने इश्यू किए 40,000, एप्लीकेशन आई 39,000 के लिए, क्या कंपनी उनको 40,000 देगी क्या? कि सर आपने 39 मांगे, हम 1,000 शेयर और दे रहे हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं। कंपनी कितने शेयर देगी? 39,000 शेयर देगी। इसका मतलब सिंपल सी चीज है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कभी भी इश्यूड से ज्यादा नहीं हो सकती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमेशा ध्यान रखना, ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी हमेशा कम होगी या बराबर होगी किसके? इश्यूड कैपिटल के। इश्यूड से ज्यादा सब्सक्राइब्ड नहीं हो सकती है। आया समझ में? अब यहां तक तो बात ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में फर्दर 2 हेडिंग आती है सर, कौन कौन सी? एक तो आती है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और एक हेडिंग आती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। एक चीज समझना सर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब शेयर होल्डर्स ने कितने शेयर मांगे और हम लोगों ने कितने शेयर्स अलॉट किए, कुल मिलाकर यहाँ पे अलॉटेड वाली चीज आएगी। अब जितने शेयर अलॉट किए उतने शेयर्स यहाँ पर आएंगे, फर्क नहीं पड़ता कि शेयर होल्डर्स ने कितने मांगे, हमने कितने शेयर अलॉट किए, उन शेयर से यहाँ पर एंट्री होगी। यहाँ पर एंट्री कौन से शेयर से होगी? अलॉटेड वाले शेयर से एंट्री होगी। आपने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं उनसे यहाँ पर एंट्री होगी। एक बेसिक सी चीज समझाता हूं, समझना सर, कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। फेस वैल्यू कितनी है? 10। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10। कंपनी ने कॉल किया 10, कंपनी ने मंगवाया कितना? पूरी की पूरी फेस वैल्यू मंगवा ली, और कंपनी को रिसीव भी हो गया 10। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, कंपनी ने पूरी की पूरी फेस वैल्यू कॉल करी, पूरा का पूरा पैसा मंगवा दिया, फुली कॉल्ड अप है, और कंपनी को पूरा का पूरा 10 रुपए रिसीव हो गया। सोच के देखना, 10 रुपए का शेयर है कंपनी का, फेस वैल्यू 10 रुपए, इश्यू कितने में किया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रीमियम पे करो या पार पे करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात आ रही है सिर्फ फेस वैल्यू की। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, कंपनी ने शेयर 10 रुपए में, सॉरी कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, कंपनी ने 10 रुपए मंगवाया, पूरी की पूरी फेस वैल्यू मंगवाई, और कंपनी को अगर पूरी की पूरी फेस वैल्यू रिसीव हो जाती है, उस केस में हम इसको बोलते हैं फुल्ली पेड अप। क्या बोलते हैं? फुल्ली पेड अप।
कि सर कंपनी ने 10 मंगवाया और 10 आ गया, 10 मंगवाया 10 आ गया, वो कहलाएगा फुल्ली पेड अप। आगे बात समझ में? देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच फुल्ली पेड अप। यहां पे आगे लिखेंगे, इसके आगे फुल्ली पेड अप। आया समझ में? कंपनी के पास मान लो लेटर सपोज ये जो चीज़ बताई मैंने, कंपनी ने इश्यू कितना किया था 40,000। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि कंपनी के पास एप्लीकेशन भी कितनी आई, कंपनी के पास एप्लीकेशन आई सर 40,000। एक कंपनी ने क्या किया, सबको अलॉट कर दिया। एक शेयर होल्डर था रमेश, उसके पास में 5,000 शेयर थे। कितने शेयर थे? 5,000। उसने फर्स्ट कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल दोनों का पैसा पे नहीं किया। फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपए, सेकंड कॉल का पैसा लेट अस सपोज फर्स्ट कॉल का 2 रुपए, सेकंड कॉल का मान लो 3 रुपए। उसने क्या किया, रमेश एक शेयर होल्डर है, कंपनी ने टोटल 40,000 शेयर इशू किए। उसमें से एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है रमेश, उसने 5,000 शेयर मांगे थे, उसको 5,000 दिए। उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। कंपनी ने मंगवाया कि नहीं मंगवाया? मंगवाया, तभी पता चला कि नहीं दे रहा है। तो सर एक बात बताओ, क्या 40,000 फुल्ली पेड अप है? क्या कंपनी ने 40,000 शेयर अलॉट किए, क्या 40,000 फुल्ली पेड अप हो गए क्या बेटा? नहीं हुए। 40,000 फुल्ली पेड अप नहीं हुए सर। क्यों? क्योंकि सर इनका पैसा आना बाकी है अभी। कंपनी ने मंगवाया तो था पर इन्होंने पे नहीं किया। देखो कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया, 5,000 आया, कितने शेयर का? पूरा कितने शेयर्स का आ गया? 35,000 का तो पूरा आ गया। तो यहां पर हम लोग 35,000 से एंट्री करेंगे। 35,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 रुपए का शेयर है। 35,000 शेयर्स है जिनके ऊपर पूरा पैसा आ गया फुल्ली पेड अप। तो यहां पर बाहर लिखा जाएगा 3,50,000। समझ में आया? अब सर ये जो 5,000 शेयर्स है रमेश के, इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का नहीं दिया है। कंपनी ने मंगवाया कि नहीं मंगवाया? कंपनी ने मंगवाया पर इसने पे नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने 10 मंगवाया और कंपनी को लेस देन 10 रिसीव हुआ हो, या फिर कंपनी ने मंगवाया ही लेस देन 10 और कंपनी को बिला भी कितना? लेस देन 10। अगर ऐसी सिचुएशन है कि सर कंपनी को कम मिला या कंपनी ने कम मंगवाया, तो वो हमेशा कहां पर आएगा? बट नॉट फुल्ली पेड अप में। या तो कंपनी ने ही कम मंगवाया, कंपनी ने 10 का शेयर था 8 रुपए ही मंगवाया, 2 बाकी है, कंपनी ने कम मंगवाया तो भी यहां आएगा। कंपनी ने पूरा मंगवा दिया पर अभी कंपनी को पूरा नहीं मिला तो भी यहां पर आएगा। नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब सिंपल सा है कि अगर कंपनी को पूरा पैसा मंगवाया और पूरा पैसा नहीं मिला तो यहां पर आएगा, या कंपनी ने मंगवाया ही नहीं पूरा तो भी यहां पर आएगा। क्लियर है? यहां पर फुल्ली पेड अप में क्या बोलते हैं? फुल्ली पेड अप में कॉल्ड अप कितनी होती है? फेस वैल्यू, और पेड अप भी पूरी क्या होनी चाहिए? फेस वैल्यू। तो यहां पर आएगा फुल्ली पेड अप में कंपनी की पूरी फेस वैल्यू मंगवा चुकी है और पूरी की पूरी फेस वैल्यू मिल गई है तो वो यहां पर आएगा। अदरवाइज कहां पर आएगा? बट नॉट फुल्ली पेड अप में। अब बात आती है कि सर इसके जो 5,000 शेयर थे वो यहां लिखने पड़ेंगे। तो यहां हम लिखेंगे डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच डैश कॉल्ड अप। देखो इसके कितने शेयर थे? 5,000। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10। कंपनी ने कितना मंगवाया? कंपनी ने फाइनल कॉल भी मंगवा दी, सेकंड कॉल। इसका मतलब कंपनी ने पूरा का पूरा 10 मंगवा दिया होगा। ये फाइनल कॉल मान के चलना, सेकंड के बाद सेकंड और फाइनल ही है ये। ठीक है? 5,000 शेयर थे, फेस वैल्यू 10 है, कंपनी ने 10 मंगवा दिया, पूरा का पूरा 10 मंगवाया। तो कंपनी को मिलना कितना चाहिए था? 5,000 इंटू ये कॉल्ड अप 10। कंपनी के पास कितना आना चाहिए था? 5,000 शेयर पे 10 रुपए, 50,000 आना चाहिए था। कंपनी को कितना मिलना चाहिए था? 5,000 शेयर पे 10 रुपए मिलना चाहिए था। कंपनी ने 10 मंगवाया। हम फेस वैल्यू की बात नहीं कर रहे। अगर कंपनी 8 मंगवाती तो ये 8 से मल्टीप्लाई होता, 5,000 इंटू 8 40,000। आया समझ में? कंपनी ने मंगवाया कितना? कंपनी ने पूरा मंगवाया, यह आया 50,000। अब सर ये 50,000 तो मैंने मंगवाया है, कंपनी ने मंगवाया, क्या कंपनी को 50,000 मिला है क्या? नहीं मिला है सर, कंपनी को कम मिला है। तो
ये जो शेयर होल्डर है इसने किस किस का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो हम क्या बोलेंगे, हमने मंगवाया 50,000 माइनस कॉल्स इन अरियर। चाहे आप कॉल्स इन अरियर का अकाउंट ओपन करें या ना करें, यहाँ पर कॉल्स इन अरियर वर्ड लिखना पड़ेगा। इसका मतलब पैसा नहीं आया है। कितना नहीं आया, 5,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल का 2, सेकंड कॉल का 3, 5 रुपए, 5,000 इंटू 5, 25,000 यहाँ माइनस करूंगा और आउटर कॉलम में कितना लिखूंगा, 25,000। आया समझ में। फुल्ली पेड अप में अगर कंपनी पूरी की पूरी फेस वैल्यू मंगवा चुकी है और पूरी की पूरी फेस वैल्यू मिल गई है तो फुल्ली पेड अप में आएगा। बट अगर कंपनी ने पूरा पैसा नहीं मंगवाया या कंपनी को पूरा नहीं मिला तो नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। और इसमें से कॉल्स इन अरियर अगर कुछ भी है तो माइनस करना है जो पैसा नहीं मिला। और अगर आपने किसी भी शेयर को फोरफिट किया और उसका पैसा अभी भी शेयर फोरफिटेड अकाउंट में पड़ा हुआ है, मतलब अभी तक आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर सिर्फ री इश्यूड शेयर्स का होता है। बट अगर आपने अभी तक कोई भी शेयर री इश्यू नहीं किए या ऐसे शेयर्स हैं जिनको री इश्यू नहीं किया, उनका पैसा अभी भी फोरफिटेड अकाउंट में पड़ा होगा, तो वो शेयर फोरफिटेड अकाउंट में जो भी बैलेंस बचा हुआ है उसे आपको यहां पर ऐड करना होगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई किसको करना है, आप नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, कॉल्ड अप के साथ में। कितना मंगवाया, कॉल्ड अप के साथ में। और कॉल्स इन अरियर में जितना भी पैसा नहीं आया है उसको माइनस करना है। ऐड क्या करेंगे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट का बैलेंस। शेयर फोरफिटेड अकाउंट में जो भी बैलेंस बचा हुआ है, अगर बैलेंस कुछ भी नहीं है तो ऐड नहीं करना है। बट अगर कोई बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस दो केस में ही बच सकता है। पहला तो क्या, आपने एक भी शेयर री इश्यू नहीं किया तो सारा का सारा बैलेंस कहां पर है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। बट एक और कंडीशन क्या होती है कि आपने कुछ शेयर्स ही री इश्यू किए, कुछ शेयर्स री इश्यू करना बाकी है। तो जो शेयर्स री इश्यू करना बाकी है उनका पैसा यहां पर आएगा, फोरफिटेड अकाउंट का बैलेंस। आया समझ में। यहां की जो टोटल आएगी, एक बार मैं रब कर रहा हूं अमाउंट्स आपका कि आपको प्रॉपर समझ में आए। यहां की जो टोटल आने वाली है, ये जो टोटल आएगी, इन तीनों की जो टोटल आएगी, ये टोटल जाएगी हमारी बैलेंस शीट में। ये कहां पर आएगी, इस जगह आएगी। आया समझ में। ये टोटल इन तीनों की मतलब सब्सक्राइब कैपिटल की जो टोटल होगी वो टोटल हमारी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगी। आया समझ में, क्लियर है। ये टोटल हमारी कहां से आएगी सर, सब्सक्राइब कैपिटल वाले हेडिंग की टोटल होगी। क्लियर है, काफी इजी है, सीधी सी बात है। ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखनी है जो क्वेश्चन में गिवन होगी, और अगर नहीं गिवन है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको लिखना जरूर है पहले कि ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। इशूड कैपिटल गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो नहीं लिखना है। इशूड कैपिटल में भी आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, अगर नहीं गिवन है तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। सब्सक्राइब कैपिटल की बात आएगी। सब्सक्राइब कैपिटल में दो चीज़ों को ध्यान रखना है, फुल्ली पेड अप एंड नॉट फुल्ली पेड अप। जिन शेयर्स पे कुछ पैसा आना बाकी है, मंगवाया नहीं, वो तो आएगा नॉट फुल्ली पेड अप पे। जिन पे पूरी की पूरी फेस वैल्यू मंगवाई और पूरी की पूरी फेस वैल्यू आ गई, वो आएगा फुल्ली पेड अप में। कॉल्स इन अरियर अगर कुछ भी है तो माइनस करना है। शेयर फोरफिटेड अकाउंट का अगर बैलेंस बच रहा है तो प्लस करना है। आई बात समझ में। एक बार फटाफट से इस फॉर्मेट को नोट डाउन कर लीजिए। आगे कुछ और बात करनी है, कुछ और चीजें बताता हूं फास्ट। यस, अब एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। सर यहाँ पे मैंने हर बार बात करी है इक्विटी शेयर्स के बारे में। आप लोग कहेंगे सर इक्विटी शेयर्स तो यहाँ पर आते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर कहाँ जाएंगे। बेटा अगर इक्विटी शेयर्स यहाँ लिखें और अगर आपको क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर दे रखे हों तो वो भी प्रेफरेंस शेयर्स भी यहीं पर आएंगे। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर एक अलग अलग कैटेगरी भले ही होती है पर वो कैपिटल का पार्ट होता है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी दे रखे हों तो वो प्रेफरेंस शेयर्स को भी आपको यहाँ लिखना है एज इट इज़। इक्विटी शेयर्स होंगे तो प्रेफरेंस शेयर भी यहीं आएंगे। सारी चीज़ें जैसे इक्विटी शेयर के लिए हुई है, सेम टू सेम अकाउंट चीज़ें प्रेजेंटेशन आपको प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी करना है। अब एक और चीज़ आती है कि सर हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर हम लोग शेयर्स को अदर देन कैश इश्यू करते हैं उस केस में क्या होगा। समझना, अगर आपने कुछ शेयर्स अदर देन कैश इश्यू किए तो क्या होगा। जो आप लोगों ने कैश में इश्यू किए वो तो आएंगे ही आएंगे, जो आप लोगों ने अदर देन कैश इश्यू किए उनका नाम आएगा डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। पहले तो यहां पर आएगा इश्यूड वाले में। एक और चीज ध्यान रखनी है,
जब आप यहाँ पर लिख रहे हैं तो इसके नीचे एक ब्रैकेट में नोट भी लिखना पड़ेगा आपको कि द अबाउ शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जो शेयर्स आप लोग अदर देन कैश इशू कर रहे हैं, तो इशूड कैपिटल में जब आप लोग लिखेंगे शेयर्स को, जैसे आपने 50,000 शेयर्स तो इशू किए कैश में और 10,000 शेयर्स आप लोगों ने किसी वेंडर को दिए मशीन के अगेंस्ट में, तो ये 10,000 के नीचे आप लिखेंगे कि द अबाउट 10,000 शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आप इस चीज़ को ब्रैकेट में आप यहाँ नोट डाउन करेंगे। और जब हम लोग देखते हैं कि सर अदर देन कैश इशू किया है और अगर वो फुल्ली पेड अप है, तो यहाँ पर फुल्ली पेड अप में भी सेम चीज़ डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ डैश ईच, फुल्ली पेड अप आप यहाँ लिखेंगे। बिल्कुल सर, बट इसके नीचे भी आपको वही नोट लिखना पड़ेगा कि द अबाउ शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जो भी शेयर्स आपने अदर देन कैश इशू किए, इशूड कैपिटल में जब आप शेयर्स लिखेंगे तब आपको लिखना पड़ेगा कि कौन से शेयर्स अदर देन कैश है। फुल्ली पेड अप में जब आप लिख रहे हैं तो वहां पर भी आपको नीचे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि द अबाउ शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये ज़रूरी है, एग्जाम में अगर बोला जाए तो आपको हमेशा ब्रैकेट में लिख के बताना पड़ेगा कि ये शेयर अदर देन कैश वाले हैं। क्लियर बात है। अब सर बात आती है रिजर्व्स एंड सरप्लस की। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का जब हम नोट बनाएंगे, ऐसे ही नोट बनेगा, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो भी रिजर्व्स पड़े हुए हैं, चाहे जनरल रिजर्व है, चाहे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है, IFR है, WCR है, कोई भी रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व अगर कुछ भी है, तो वो सभी चीज़ें एक हेडिंग में आएगी और वहाँ पर उनका अमाउंट आ जाएगा। एक बार अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसको रब करके आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो भी एक बार बता देता हूँ। देखिए नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या क्या आएगा, हम केवल लिखते जाएंगे। पहला कौन सा रिजर्व है, जनरल रिजर्व का अगर कोई बैलेंस है तो जनरल रिजर्व लिखेंगे, जनरल रिजर्व बैलेंस आएगा। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का अगर कोई बैलेंस है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अगर है हमारे पास में तो उसका भी अमाउंट आएगा। थर्ड, कैपिटल रिजर्व अगर है तो उसका भी अमाउंट आएगा। फोर्थ, अगर हमारे पास IFR बना हुआ है तो उसका अमाउंट आएगा। अगर हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है तो उसका भी अमाउंट आएगा। और ये जो टोटल आएगी, ये जो टोटल होगी ये यहाँ पर शो होगी। सर आया समझ में? काफ़ी इजी है। जितने भी रिजर्व्स के नेम है सभी का अमाउंट लिखना है नेम के साथ में, जो टोटल होगी वो यहाँ शो हो जाएगी। देखिए ये जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने क्या देखा कि सर शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है। शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको नोट के अंदर सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल लिखनी है। मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कितना इशू कर सकती है। ऑथराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल दोनों कहते हैं। इशूड कैपिटल कंपनी ने कितना इशू किया, उसके बाद में सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथराइज्ड और इशूड कैपिटल कंपनी की बैलेंस शीट की जो टोटल होगी उसमें नहीं आएंगे। सब्सक्राइब कैपिटल में दो तरह की चीज़ें आती है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अगर कंपनी ने पूरी की पूरी फेस वैल्यू मंगवाई और कंपनी को पूरी की पूरी फेस वैल्यू रिसीव हो गई तो फुल्ली पेड अप में आएगा। बट अगर कंपनी ने पूरी की पूरी फेस वैल्यू नहीं मंगवाई है या फिर कंपनी को पूरी की पूरी फेस वैल्यू रिसीव नहीं हुई है तो कहाँ पर आएगा, नॉट फुल्ली पेड अप में। कंपनी ने अगर कोई शेयर्स अदर देन कैश इश्यू किए तो जब आप इश्यूड कैपिटल लिख रहे हैं वहाँ पर आपको शेयर्स मेंशन करने पड़ेंगे कि कितने शेयर्स हैं, फेस वैल्यू क्या है, और ब्रैकेट में आपको नीचे लिखना पड़ेगा दीज शेयर्स वर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर वो शेयर्स फुल्ली पेड अप है तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर भी आपको शेयर्स अलग से मेंशन करने पड़ेंगे और वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि द अबाउट शेयर्स वर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर कंपनी के कोई कॉल्स इन अरियर है तो नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वाला जो पार्ट होगा उसमें से कॉल्स इन अरियर का अमाउंट क्या करना है, माइनस करना है। और जो शेयर फोरफिटेड अकाउंट का बैलेंस होगा वो शेयर फोरफिटेड अकाउंट का बैलेंस लास्ट में ऐड कर दिया जाएगा। शेयर फोरफिटेड अकाउंट में क्या चीज़ जाती है, एक बार वापस सुनना। शेयर फोरफिटेड अकाउंट में अमाउंट जाता है जो हम पैसा फोरफिट करते हैं, जितना पैसा रिसीव हो गया
फेस वैल्यू जितनी रिसीव हो गई वो सभी की सभी हम वैल्यू क्या कर देते हैं, फॉरफिट कर देते हैं, वो पैसा हम फॉरफिट कर देते हैं। अगर आपने शेयर्स को रीइश्यू कर दिया तो ये जो बैलेंस था वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, बट अगर आपने शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया तो बैलेंस आपके पास शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा रहेगा और वो बैलेंस ऐड होगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर। आई बात समझ में? ऐसे शेयर्स जिनको आपने फॉरफिट किया उनकी फेस वैल्यू अगर आपने फॉरफिट कर रखी है तो उसे हम लोगों ने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में लिखा होगा, और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में अगर बैलेंस बच रहा है तो वो हमको प्लस करना पड़ेगा। जब हम शेयर्स को रीइश्यू कर देते हैं तो शेयर फॉरफिटेड में से बैलेंस निकल के कहाँ चला जाता है, कैपिटल रिजर्व में, तो शेयर फॉरफिटेड में बैलेंस नहीं बचता है। अगर कोई शेयर्स ऐसे हैं जिनको रीइश्यू नहीं किया फिर उनका बैलेंस आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उनका बैलेंस अभी भी शेयर फॉरफिटेड में पड़ा हुआ होगा। ठीक है, फिर हमने बात करी कि सर जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं उसमें जितने भी आपके पास कंपनी के पास रिजर्व है, चाहे जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, आईएफआर है, डब्ल्यूसीआर है, कोई से भी रिजर्व है, सारे रिजर्व्स को एक अलग से नोट बनाएंगे, उस नोट में शो करना ज़रूरी है। ये जो रिजर्व्स की टोटल आएगी ये यहाँ पर शो हो जाएगी। आज हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा ये कॉन्सेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर ये देखा गया है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो टॉपिक हम लोगों ने देखा इसको अच्छे से एक बार गो थ्रू करिए। कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है, कोई डाउट लगता है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, कोई हेडिंग समझ में नहीं आ रही है, कहाँ क्या लिखना है नहीं समझ में आ रहा है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है और मुझे वहाँ कनेक्ट कर लीजिए। मैं आपके डाउट्स को 101% सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। और अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आई है, अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 15 कंप्लीट नहीं किए मेरी वीडियो के, तो प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए, आपका चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे एक बार कनेक्ट करिए। मैं आपके जितने डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल शो करनी है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन देखेंगे जहां पर हम लोगों को शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करना है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं आशा करता हूं आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।